कैसे एक कंपनी ने गुलाम बनाया एक देश को? जानिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी राज बनने तक का सफर। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड ने पूरब, दक्षिण एशिया और भारत में व्यापार करने के लिए एक नई कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी और उसने भारत पर दशकों तक राज किया। बात तब की है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस वक्त दुनिया के कुल उत्पादन का एक चौथाई माल भारत में तैयार होता था। यूरोप के देश व्यापार और कच्चे माल की तलाश में यूरोप के बाहर पूरब में बाजार खोज रहे थे। उन दिनों पानी के जहाज यातायात का सबसे बड़ा साधन थे। यूरोप के देशों में जल परिवहन की टेक्नोलॉजी को लेकर होड़ मची हुई थी, क्योंकि यूरोप के बाहर व्यापार और कच्चे माल की लड़ाई में कौन जीतेगा यह उसी पर निर्भर था। पुर्तगाली, स्पेनिश और डच व्यापारी भारत पहुंच चुके थे। इंग्लैंड इस लड़ाई में पिछड़ रहा था। सन 1600 में इंग्लैंड में पूरब, दक्षिण एशिया और भारत में व्यापार के इरादे से ईस्वी में एक नई कंपनी ही बना दी गई। उस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने भारत में व्यापार की संभावनाओं को तलाश करने के लिए पहला जहाजी अभियान विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में भेजा, जो 1608 में सूरत पहुंचा। हॉकिंस बादशाह जहांगीर से कारखाने की अनुमति के लिए आगरा दरबार में मिला, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद कंपनी ने किंग जेम्स से आग्रह किया कि संसद सदस्य और अनुभवी राजनयिक थॉमस रो को भारत भेजा जाए। रो 1616 में आगरा पहुंचा और अगले 3 साल वहां रहा। जहांगीर ने अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन कुछ व्यापारिक अनुमतियां कंपनी को मिल गई और इस तरह नींव पड़ी भारत की गुलामी की, पहले कंपनी राज और बाद में ब्रिटिश राज की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत समेत कई देशों में व्यापार के मार्फत ब्रिटिश उपनिवेश बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। खुद कंपनी के पास 2.5 लाख सैनिकों की फौज भी थी। लेकिन कारोबार करने आई एक कंपनी देश की सरकार कैसे बन बैठी, यह गुत्थी यहीं से खुलती है। जहां व्यापार या व्यापार से लाभ की संभावना न होती, वहां फौज उसे संभव बना देती। जहांगीर से जो अनुमतियां मिली, उनके तहत कंपनी भारत से सूत, नील, चाय इत्यादि खरीदती और विदेशों में उन्हें महंगे दामों में बेच खूब मुनाफा कमाती। व्यापार चल निकला, कंपनी बड़ी होती गई और उसके इरादे भी। अगले लगभग 100 साल में कंपनी का खूब विस्तार हुआ। उसने मछलीपट्टनम, सूरत और कलकत्ता में कारखाने लगाए। 1668 में जब पुर्तगालियों ने बॉम्बे आइलैंड ब्रिटिश राज परिवार को दहेज में दे दिया, तो राजा के आदेश से वह ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर मिल गया। भारत और कंपनी के इतिहास में बड़ा मोड़ आया 1756 में, जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। बंगाल एक समृद्ध राज्य था, पूरे विश्व में कपड़ा और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र। बता दें कि उस वक्त का बंगाल अभी के बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, ढाका इत्यादि जगहों को मिलाकर भारत का पूर्वी प्रोविंस था। कंपनी ने कलकत्ता, अब कोलकाता, में अपना विस्तार करना शुरू किया। नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ मिला लिया। खुद गद्दी पर बैठने की चाहत में सेनापति ने नवाब को धोखा दिया। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में 23 जून 1757 को कंपनी और नवाब में युद्ध हुआ। कंपनी ने सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया था। मीर जाफर नवाब बने। 1765 में मीर जाफर मौत के बाद कंपनी ने रियासत अपने हाथ में ली। यहीं से शुरू हुआ था भारत पर अगले 100 बरस शासन करने वाला कंपनी राज। लेकिन दक्षिण को फतह करना अभी बाकी था। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने कंपनी का विरोध करते हुए कंपनी को 2 युद्धों में हराया। लेकिन 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में वे मारे गए। हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। फिर मराठाओं की हार और 1839 में रंजीत सिंह के मारे जाने के बाद हालात और बदतर हुए। फिर आई लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। 1848 में लागू इस नीति के अनुसार जिस शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। इस नीति के आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा जमाया और देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा देश पर फैल गया, जिसे 1857 के गदर ने खत्म किया।